देता है खुदा उनको, जिनकी किस्मत खराब होती है वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते, जिनकी नीयत खराब होती है। मेरे दोस्त, मानता हूँ कि आपकी मात्र किस्मत खराब है, लेकिन नीयत बिल्कुल खराब नहीं है। आप पूरी नीयत और ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मेहनत के साथ जी जान लगा करके अपने करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके लिए हम इस वीडियो में पॉलिटी का बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक का पूरा कंप्लीट बैच लेकर के आए हैं, जिसमें इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ पूरी तरह से कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। यदि चाहे आप एसएससी, जीडी, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, जूनियर इंजीनियर, एई, जेई, भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस का प्री एग्जाम, चाहे भारत का कोई भी राज्य का पीसीएस हो, प्री एग्जाम तक के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आप एक टॉपिक दिख रहे हैं, भारत का संवैधानिक विकास, ये पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम रेगुलेटिंग एक्ट को कवर करेंगे। चार्टर अधिनियम जो 20-20 साल के अंतराल पे 1793 से शुरू हुआ, उसको हम उस पे आए हुए प्रश्न को देखेंगे। माले मिंटो सुधार अधिनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा भारत का कोई एग्जाम नहीं जिसमें माले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 से प्रश्न आया हो। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, आपको पता होगा मेरे लाल कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद एक कमेटी बैठाई गई थी 1919 में। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, तो इससे जो भी प्रश्न बने हैं अब तक, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने सवाल भर भर के सवाल आए हैं, मैं मतलब कितना बताऊं कितने सवाल आए हैं, ठीक है। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यही है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके तहत हमारा भारत एक स्वतंत्र राज्य बन गया, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसके पहले एक ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, यूपी SSC, लेखपाल, पीसीएस, जूनियर इंजीनियर, एई, जेई, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगी। बस आप पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ मेरे दोस्त अपना 100% इफर्ट देना, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किस तरह से आपका जो आप हमें समय दे रहे हो, इसमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 100% आपको यहीं से कवर हो जाएगा, पूरा इंटायर जीके, ठीक है। और छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे OK.247 का हिस्सा बन जाइए, ठीक है, ताकि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो कोई डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ध्यान से एकदम बिल्कुल पेन कापी लेके बैठना, बिल्कुल शिद्दत से पेन कापी पहले चुपचाप समझ लो, बाद में नोट करना, मैं PDF वैसे भी दे दूंगा। किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में फोर्ट विलियम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? आप 10 सेकेंड लो, फिर मैं सॉल्व करता हूं। किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में फोर्ट विलियम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो आई होप, और हाँ, लास्ट में आप जरूर बताना कि सर आपके कितने आंसर सही हुए, कमेंट जरूर करना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। बहुत अच्छा रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है ना। तो कलकत्ता का स्टेटिक देखिए, आपको बता दूं सबसे पहले, तो कलकत्ता हमारा हुगली नदी किनारे बसा हुआ है, ये पेपर में आ चुका है। कोलकाता कहाँ पर बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत कलकत्ता में फोर्ट विलियम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अब आपको मैं क्या करूँगा कि रेगुलेटिंग एक्ट पूरा कंप्लीट पढ़ाऊँगा, ठीक है। आइए, आपको पता होगा मेरे दोस्त कि कई बार पूछा जाता है आपसे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। देखो, मैं अपने मुंह से जो भी बोलूँगा वो पिछले साल प्रश्न पत्र आए हुए हैं और आगे भी आएंगे, यही परंपरा रही है। तो आपको पता होगा कि 1757 में
प्लासी का युद्ध हुआ है। कई बार हिस्ट्री में पूछा जाता है मेरे दोस्त कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आप तुरंत टिक करके आना 1 सेकंड में, 1757 में। पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो आपका जवाब होगा सर बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। कब हुआ था मेरे लाल? 1764 में। तो आपको पता होगा कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। जब दोनों युद्धों को जब अंग्रेजों ने जीत लिया तो उनको लगने लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करना शुरू कर देगी बंगाल पर, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पूरे कंपनी को नियंत्रण करने के लिए, पूरे कंपनी की शासन व्यवस्था को व्याख्या करने के लिए, किस तरह से सुचारू रूप से हमारा चलेगा, कुछ रेगुलेटिंग एक्ट बनाए गए थे। उसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। सबसे पहला जो था हमारे पास, केंद्रीय शासन की नींव रखी। ये भी पेपर में आ चुका है कि किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर केंद्रीय शासन की नींव रखी गई थी, तो आपका जवाब होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसी एक्ट में कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिलने लगी। इसके बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, क्या जो बंगाल का गवर्नर है, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और मद्रास और मुंबई, मद्रास और बम्बई, है ना, मद्रास कहाँ पे है? चेन्नई, है ना। तो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर हैं ये किसके अधीन हो जाएंगे? जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। और इस तरह से पहला गवर्नर जनरल कौन होता है? वारेन हेस्टिंग्स। कौन होता है? वारेन हेस्टिंग्स। ये जो मैं बता रहा हूँ आपके पास सीक्वेंस ना, याद कर लेना, पेपर में 50 बार पूछे गए हैं, फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं। सुन लो, सबसे पहला गवर्नर जनरल क्या होगा? उसका नाम वारेन हेस्टिंग्स। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का, ये देखो बंगाल का है, याद रखना ये बंगाल का है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा पेपर में तो क्या लगाओगे? वारेन हेस्टिंग्स। भारत का बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। याद रखना, जो अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा, विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। पेपर में 50 बार पूछा गया है एसएससी जेईई में। ध्यान समझना, जितना लिखे हैं ना अपने पेन से लिखे हैं, इसमें लिख के इसमें लाए हैं आपके लिए, ताकि आप याद कर सको और सही डायरेक्शन में पढ़ाई करो। बहुत गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हो आप। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? विलियम बेंटिक। और लॉर्ड कैनिंग होगा प्रथम वायसराय। तो आपको पता होगा जब लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बन गया तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? वो भी लॉर्ड कैनिंग होगा, ठीक है ना। और 1773 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। यही सवाल पूछा गया था, 1773 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। और इसमें 3 न्यायाधीश, ये पूछा जाता है इनकी संरचना कैसी थी? 3+1। 3+1। अब सुप्रीम कोर्ट की संरचना कैसी? हमारे भारत की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसी है? संरचना 33+1, मतलब 33 न्यायाधीश होंगे, एक भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, मतलब 34 लोग हैं। और जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था तो उस समय की संरचना कितनी थी? 3+1, मतलब 3 न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होगा। और इस न्यायाधीश का नाम भी पूछा जाता है, आप याद रखना, सर एलिशाह इप्पे। क्या नाम था? सर एलिशाह इप्पे। और बाकी 3 अन्य कौन थे? चेम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। चेम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1773 में जो आपकी उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी उसकी संरचना कितनी है? 3+1। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिशाह इप्पे। ये बात आप याद रखना। और हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे भारत की जो संरचना कैसी है? 33+1, मतलब टोटल संख्या कितनी है जजों की? 34। एक हमारा भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 हमारे क्या होंगे? ये न्यायाधीश होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, और एक बात आप और याद रखिएगा, देखिए हमने कहा था वारेन हेस्टिंग्स, है ना, वारेन हेस्टिंग्स की बात हमने की थी। मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्टकट में, ठीक है ना। वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा था विलियम बेंटिक, तीसरा था लॉर्ड
कैनिंग। एक बात याद रखो, ये था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो इसके बीच में बहुत लोग आए होंगे, वो भी बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे। तो अंतिम, उसके बाद विलियम बेंटिक के बाद में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो क्या बन गया, वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल। इसका मतलब कि विलियम बेंटिक तक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा, विलियम बेंटिक ही हो जाएगा। अब लॉर्ड कैनिंग क्या होता है, भारत का प्रथम वायसराय होता है। भारत का प्रथम वायसराय होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैनिंग जो होगा, जो हमारा लॉर्ड कैनिंग होगा, वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा। होशियारी मत करना, मैं बता रहा हूँ, प्रश्न पेपर में आ चुका है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो क्या होगा इसका आंसर, लॉर्ड कैनिंग। यदि ये आ गया प्रश्न कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भी क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। यदि आपसे पूछ दिया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक। यदि ये पूछा कि भारत का अंतिम, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन हो जाएगा, विलियम बेंटिक। इस तरह से आप एक बार वीडियो को रोक करके 2-3 बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार। देख लो, मैंने इंडेक्शन दे दिया, कितनी जगह पूछा गया है, MPPCS, SSC, JEE, RRB, JEE। मार्ले मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, गलती पेपर में जल्दी जल्दी मत कर देना, कौन सा नहीं है। इसका मतलब कि 3 इसमें होंगे और एक हमारा नहीं होगा। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था, 1909 में आया था। ये बात तो पहली बात याद रख लेना। पहला नंबर क्या था, विधान परिषदों के आकार में वृद्धि। दिमाग लगाओ एक बार, बहुत पढ़ रहे हो आप इस समय, दिमाग लगाओ, दिमाग लगा के इसका आंसर, वीडियो को रोक करके दिमाग लगाना, फिर आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना। विधान परिषद में के आकार में वृद्धि, जी हाँ बिल्कुल, ये तो हुआ है। केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, ये भी सही है। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी 1909 के तहत ही सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन प्रणाली भी अपनाई गई थी। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, ये गलत है, यही क्या है, गलत हो जाएगा। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का कौन सा प्रमुख प्रावधान नहीं है, तो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। लेकिन बात हमारी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, हम जो 1909 का अधिनियम है इसका पोस्टमार्टम कर देंगे। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आए होंगे उन सारे प्रश्नों को मैं बताऊंगा। चलिए तैयार हो जाओ बिल्कुल से। 1909 भारत परिषद अधिनियम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत परिषद का जो अधिनियम है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, पेपर में आ चुका है SSC JEE में, इसे हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। अब सवाल होता है सर मार्ले कौन था, मिंटो कौन था, तो मेरे लाल याद रखना, जो मार्ले था, मार्ले भारत के राज्य सचिव था इंग्लैंड में। जैसे वो राजदूत होते हैं ना, भारत का अमेरिका में, भारत का कनाडा में, भारत का, ठीक है। तो इस तरह से जो मार्ले था इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। पेपर में ये भी प्रश्न मैं जितना भी रेड कर ले रहा हूँ ना, वो सब पेपर में आ चुके हैं, बेईमानी मत करना, ईमानदारी से पढ़ना। तो मार्ले क्या था, मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव था, तथा जो मिंटो था उस समय भारत में क्या था, वायसराय था, वायसराय था मिंटो। आपको पता होगा ना भारत का प्रथम वायसराय कौन था, अरे बोलो यार, कैनिंग, कैनिंग था प्रथम वायसराय। प्रथम गवर्नर जनरल भारत का विलियम बेंटिक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, याद रखना। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम, अरे ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, ठीक है। और जो लॉर्ड मिंटो है, जो लॉर्ड मिंटो हैं, इनको क्या कहते हैं हम, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। तो यहाँ कितने क्वेश्चन बने, देखो जरा, 1 क्वेश्चन यहाँ पर, 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 3 क्वेश्चन यहाँ पे, 4 क्वेश्चन यहाँ पे, 5 और 6, देख लिया हम आपने, 6 क्वेश्चन यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया। ये पूरी स्लाइड मैंने टाइप किया है भाई, मेरे सर्विस करके आया हूँ फिर भी मैंने टाइप किया है।
ये 6 पॉइंट आपके लिए, 6 क्वेश्चन सोच लो, इनमें से एक भी फंस गया ना, अब वो यूट्यूब चैनल मत समझ लेना कि हाँ ये क्वेश्चन लेके आए बस टिक करके आगे बढ़ गए, मजाक किए, हंसी मजाक किए, बस हो गया। नहीं, यहाँ पढ़ाई मतलब केवल पढ़ाई होती है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हमने निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। किस अधिनियम ने पहली बार, किस अधिनियम ने, ओह एक मिनट, किधर चला, सॉरी थोड़ा सा हैंग कर रहा था। किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बहुत प्यारा सवाल है। अब बताइए इसका आंसर क्या हो? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसको पढ़ने के लिए आपने देखा है कि यहाँ पे कितने हैं, सारे चार्टर अधिनियम ही हैं। क्या इसमें सारे चार्टर अधिनियम हैं? तो इसको पढ़ने से पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपना। ठीक है, आइए कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करते तब आएंगे सवाल पे। तो आप याद रखना कि जो चार्टर अधिनियम हमारे पास, इतने चार्टर अधिनियम आए थे, ठीक है ना, इतने चार्टर अधिनियम हैं। देखो, जो सबसे पहला चार्टर अधिनियम आया था वो आया था 1793। उसके बाद फिर 20 साल के बाद 1793 में 20 जोड़ोगे तो आएगा 1813। उसके बाद दूसरा चार्टर अधिनियम कब आता है? 1813 में। फिर तीसरा चार्टर अधिनियम कब आता है? 1833 में, 20 साल के बाद। फिर चौथा चार्टर एक्ट कब आता है? 1853 में। तो चार्टर अधिनियम कितनी बार आ चुका है? 4 बार। कितने साल के अंतराल पे? 20-20 साल के अंतराल पे। तो सवाल यहीं पे बन गया कि चार्टर अधिनियम कितनी बार आया है, तो आपका आंसर होगा सर ये 4 बार आया है। पेपर में आएगा तो टिक कर देना 4 बार। कितने साल के अंतराल पे? सर 20 साल के अंतराल पे। कितने साल के अंतराल पे? 20 साल के अंतराल पे। इसको नोट डाउन कर लेना। एक कंटेंट मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है मेरे दोस्त। और हाँ, वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक कर लेना, मेरे परिवार का, मेरे चैनल का हिस्सा बन जाना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखते हैं। जब सबसे पहला चार्टर अधिनियम आया था, तो जब सबसे पहला हमारा चार्टर अधिनियम आया था, मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा। तो जो सबसे पहला हमारा चार्टर अधिनियम आया था 1793 में, तो जो 1793 में जो पहला चार्टर अधिनियम आया था, तो उस समय जो था हमारे पास, जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी ना, तो ये शासन करने नहीं आई थी हम लोग के ऊपर, ये व्यापार करने आई थी, व्यापारी थी, बिचौलिया का काम करती थी। लेकिन हमारे यहाँ राजा महाराजाओं की जो देन थी ना, उसकी वजह से इन्होंने हम पे बहुत भयंकर शासन किया, बहुत बुरा शासन किया, हम लोग की ऐसी तैसी कर दी। लेकिन जब स्टार्टिंग में इसने आया था, तो ये लोग बिल्कुल ज़मीन पे लेट करके हमारे यहाँ के राजाओं का सम्मान करते थे। लेकिन फिर यही फूट डालो राज करो की नीति की वजह से इन्होंने हमारे देश को तहस नहस कर दिया। तो जब चार्टर अधिनियम 1793 में जब आया, तो कंपनी का जो व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कंपनी 20 साल तक और व्यापार करेगी। लेकिन इन्होंने उस समय कहा कि देखिए हम हैं, आपके यहाँ व्यापार कर रहे हैं, आपको हम रोजगार दे रहे हैं, तो जो पैसा होगा वो मैं आप ही से लूँगा, मैं, है ना, वो पैसा जो होगा, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन जो होगा वो भारतीय राजस्व से लिया जाएगा। मतलब कि भारत के लोग उनको पैसा देंगे, भारत के लोग से उनकी सैलरी दी जाएगी जो लोग कंपनी में काम करेंगे। समझ रहे हैं? और इसे धन निष्कासन का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धन निष्कासन का सिद्धांत। तो पूछा जाएगा प्रथम चार्टर अधिनियम पहली बार किस चार्टर अधिनियम के तहत या किस सन में कंपनी का अधिकार को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया? तो आपका जवाब होगा कि 1793 में। और नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य, नियंत्रण बोर्ड मतलब कौन? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य हैं, उनका जो वेतन होगा, जो सैलरी होगी, वो सैलरी भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। जबकि होना तो ये चाहिए कि वो लोग बोर्ड में हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी में हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व से इनको सैलरी दी जानी चाहिए। लेकिन ये भारत के राजस्व से सैलरी ले रहे हैं। आप कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? धन निष्कासन का सिद्धांत। ये पूछा जाएगा पेपर में, याद रखना कि धन निष्कासन का सिद्धांत कब आया था? तो आपका जवाब होगा 1793। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे बन गए कि
है ना, कि कंपनी का अधिकार सबसे पहली बार कब बढ़ाया गया था? 1793, 20 वर्ष के लिए। और धन निष्कासन का सिद्धांत संबंधित है, तो आपका जवाब होगा चार्टर और 1793 के चार्टर अधिनियम से। ठीक है, अब 1813 का चार्टर अधिनियम देख लेते हैं। तो जो 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, 1813 का, कंपनी के अधिकार को हमने कहा था ना कि जब भी चार्टर अधिनियम आएगा तो कंपनी, ये पेपर में पूछा नहीं जाएगा, है ना, तो जब भी चार्टर अधिनियम आएगा तो जो कंपनी के अधिकार हैं, जो कंपनी के जो अधिकार हैं वो हमेशा 20 वर्ष के लिए क्या होंगे? बढ़ा दिए जाएंगे। क्या होगा? 1 मिनट, पेन नहीं चल रही है। ठीक है, तो भारत में कंपनी व्यापार को पुनः 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही साथ भारत में कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया, मतलब कंपनी अब भारत में व्यापार नहीं करेगी, बस अपना शासन जमाएगी। व्यापार किसके साथ शुरू हो गया? चीन के साथ व्यापार बना रहेगा। क्यों? क्योंकि फ़ायदा था। तो पूछा जाएगा कि 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या था, तो पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि चीन के साथ चाय का व्यापार बना रहा, लेकिन भारत के साथ व्यापार बिल्कुल खत्म हो गया। और पहली बार, ये देखो बिल्कुल आईएएस में पूछा जा चुका है, पहली बार इन्होंने शिक्षा पर भारतीयों को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया। तो यहाँ से आपको कितने सवाल बनेंगे जरा बताओ? यहाँ से आपको 3 सवाल बनेंगे। कितने सवाल बनेंगे? 3 सवाल बनेंगे। 3 सवाल बनेंगे। पहला कौन कि भारत में कंपनी का व्यापारिक अधिकार कब समाप्त किया गया? तो आपका जवाब होगा 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। दूसरा कि पहली बार शिक्षा पर भारतीयों को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए किस अधिनियम के तहत खर्च किया गया? तो आपका जवाब होगा कि सर 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, अब बात करते हैं अगेन, फिर इसमें 20 साल जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1833 का चार्टर अधिनियम। तो 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या था? याद रखना कितने क्वेश्चन बनेंगे, जितने रेड हैं सब क्वेश्चन हैं। कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त, मतलब अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी। लेकिन याद रखना, कंपनी पहले आई थी व्यापार करने, लेकिन अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी। कंपनी क्या करेगी? अब राजनीतिक व प्रशासन करेगी। वो राजनीति करेगी और शासन करेगी। तो पूछा जाता है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी पूरी तरह से राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्था बन गई? तो आपका जवाब होगा कि ये 1833 का चार्टर अधिनियम। क्या होगा? 1833 का चार्टर अधिनियम। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, अब भारत के गवर्नर जनरल होंगे, मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा अब वो क्या होगा? अब वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा अब वो भारत का गवर्नर जनरल होगा, और उसके साथ उसके पास सभी सैन्य और नागरिक शक्तियां होंगी। पता है, जब सैन्य, किसी के पास सैन्य और नागरिक शक्ति दोनों हो जाए तो कितना पावरफुल हो जाता है। हमारे भारत का बुरे दिन इसी जगह शुरू हो जाते हैं। भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनाया जाता है? विलियम बेंटिक को। हम बता चुके हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनता है? विलियम बेंटिक। और इस तरह से भारत का प्रथम वायसराय, अरे रिपीट करो, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। भारत का प्रथम, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2-3 सवाल यहाँ से भी बन जाएंगे। ये रेड क्यों हो जा रहा है यार? यहाँ से भी 3 सवाल हो जाएंगे। एक, राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था कब बनी? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक हो जाएगा। और एक समिति बनाई गई थी, विधि आयोग, है ना, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए विधि आयोग बनाया गया था 1833 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकाले। ये सारे पॉइंट्स मेरे लाल याद कर लेना, क्योंकि सपना आपका है तो मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हमें जितना करना था हमने कर दिया। ठीक, आगे चलते हैं। 1853, क्योंकि 1833 में 20 साल फिर जोड़ेंगे तो फिर से आ जाएगा क्या? 1853 आ जाएगा। तो 1853 का चार्टर अधिनियम की बात करें हम, तो 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या हुआ? तो ये जो था हमारा, ये ब्रिटिश कालीन अंतिम चार्टर एक्ट था। ये सबसे लास्ट था। इसके द्वारा सिविल सेवा में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो ये बिल्कुल से क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, दोनों क्वेश्चन आप याद रखना। पहला ये कि
अंतिम चार्टर एक्ट कब आया था? तो आपका जवाब होगा 1853 में। इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया था, या फिर सिविल सेवा के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता कब से शुरू हो गई? तो आपका जवाब होगा 1853 में। ठीक है ना। तो सिविल सेवा के लिए जो खुली प्रतियोगिता कब हुई? 1853 में। ये भी प्रश्न आ गया, तो यहाँ से 2 प्रश्न आपका तैयार हो गया। लेकिन अब आते हैं सवाल पे। तो सवाल क्या कह रहा था कि किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो आपका जवाब होगा कि सर ये हो जाएगा हमारा चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1833 इसका करेक्ट आंसर होगा। जरा आपको पीछे लौटा के दिखाएं, क्यों? क्योंकि 1833 में क्या हो गया? 1833 में जो संस्था थी ये इसका व्यापार करना बंद कर दी और राजनीतिक और प्रशासनिक बन गई। और इन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक करने के लिए इसके पास सैन्य और नागरिक शक्तियां हो गई, और सैन्य और नागरिकों की भर्ती करने के लिए उन्होंने भारत के नागरिकों को आमंत्रित किया। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो आई होप कि ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन इतना आपको नॉलेज से भर देगा ना, तो जब आप एग्जाम में जाएंगे ना, तो आप वहाँ पे सब लोग टेंशन में, लेकिन आप बिल्कुल अच्छे से पूरे दिमाग से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे और खुशी खुशी आएंगे कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, जितने मेहनत से पढ़ा रहा हूँ उतने मेहनत से लाल आप भी पढ़ना। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत, देखो आ गया ना, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? देखो यूपी पीसीएस, एसडीएम, आरआरबी, एनटीपीसी, स्टेशन मास्टर, बीपीएससी, कितने जगह पूछा गया है, और जगह था, लेकिन मैं कितना टाइप करूं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए। अब देखो फिर से दिखाते हैं अपना कंटेंट। देखो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, देखो 1813 के चार्टर एक्ट में यही आ गया ना प्रश्न। इसलिए कहते हैं कि विदम मेहनत से पढ़ा करो। आपको लगता नहीं मैं तो हवे में बोल रहा हूँ। ये देखो 1813 का चार्टर एक्ट और ये रहा 1 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने बताया था कि यहाँ से आपके 3 सवाल बनेंगे। बन गए ना सवाल? इसीलिए पूरा वीडियो बढ़िया से देखना, नोट बना लेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। क्या हो जाएगा? 1813 का ये चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, आगे चलते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? तो मेरे दोस्त ये जो होगा हमारे पास द्विसदनी होगा। आप पहले पढ़ लो फिर उसके बाद आंसर देना। देखो ये भारत का 1919 का भारतीय शासन अधिनियम है। 1919 का भारतीय शासन अधिनियम है। ठीक है ना। इससे देखो कितने सवाल बनेंगे। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम को हम क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। पहला सवाल तो यही बन गया। ठीक है, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत की गई। दूसरा सवाल ये कि किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत की गई? तो आप आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत, या 1919 भारत शासन अधिनियम। प्रांतों में द्वंद्व शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो उसका जवाब होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या फिर भारत शासन अधिनियम 1919। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब अपनाई गई? तो आपका जवाब होगा कि सर 1919 भारत सरकार अधिनियम। इसका मतलब है कि यहाँ से आपको कम से कम 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। ये होती है पढ़ाई कि क्वेश्चन तो एक हम करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन के इतने पोस्टमार्टम हम कर देंगे कि वहाँ जहाँ से भी प्रश्न आएगा जवाब हम देंगे। ठीक है, तो अगला होगा। और इसी में क्या किया गया कि एक पॉइंट ये भी था कि सांप्रदायिक प्रणाली, जो 1909 में जो सांप्रदायिक प्रणाली आया था, निर्वाचन प्रणाली, उसका विस्तार करते हुए सिखों, ये सिखों है ना, सिखों लिख दिए हैं, सिखों हैं, ईसाइयों, भारतीय तथा यूरोपियों पर भी लागू किया गया और पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। मेरे लाल, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 1919। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919।
है ना। आगे चलें। बाकी मैं ऑप्शन को भी डिटेल नहीं बताऊंगा, अभी ऑप्शन के साथ भी मैं खेलूंगा। सारे डॉट डॉट को मैं इतना लिंक कर दूंगा ना, ये उजाला हो जाएगा, ठीक है ना। मैं अभी 1915 चाहो तो एनआरआई डे मना दूँ, जब महात्मा गांधी वापस लौटे थे, तभी मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा। अभी मैं आपको सीधे सीधे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब आप एडवांस हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल एक ही पॉइंट पे मैं आपको मास्टर बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था की व्यवस्था दी थी? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है। आइए इसको कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तब आंसर करेंगे। ये रहा भारत 1935 का भारत सरकार अधिनियम। देखो पहला सवाल कि भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, ये पहला सवाल है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच में 3 अनुसूची, ये दूसरा सवाल है। कितनी अनुसूची? 3 अनुसूची। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। देखो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन हो गए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलितों, महिलाओं, मजदूरों को इसमें सम्मिलित किया गया। ये देखो 5वां क्वेश्चन। इसमें पूछा जाता है कि कौन से अधिनियम के तहत दलितों, महिलाओं तथा मजदूरों को मतदान या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में मत देने का अधिकार हुआ था? तो उसका जवाब होगा 1935 भारत सरकार अधिनियम। और प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो आपका जवाब होगा सर भारतीय शासन अधिनियम 1935। संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, किस अधिनियम के तहत की गई थी? इसका जवाब होगा भारतीय शासन अधिनियम 1935। आप देख रहे हो कितने सवाल, 1 2 3 4 5 6 7 सवाल यहाँ से बनेंगे। ये होती है तैयारी, एक क्वेश्चन लेके आओ 7 सवाल, तो हमने 10 क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो वो 100 क्वेश्चन के बराबर होंगे। ये नहीं है बस आए मजा लिए बस टिक कर दिए आगे बढ़ गए, नहीं, पोस्टमार्टम करके चलेंगे, है ना। जैसे हमने तैयारी की थी उस तरह से आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो भारत सरकार अधिनियम जो था हमारे पास, उसका आपको डिटेल समझ में आ गया कि यह क्या थी, एक संघात्मक सरकार थी। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। यदि पूछा जाएगा कि केंद्र जब भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्र सूची में, राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो आपका जवाब होगा 54 विषय हैं। समवर्ती सूची में 36 विषय, संघ सूची में 59 विषय पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। कौन से अधिनियम के तहत दलितों, महिलाओं, मजदूरों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में भाग लेने के लिए बोला गया? तो भारत सरकार अधिनियम क्या हो जाएगा 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1935 भारत सरकार अधिनियम। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड के पीछे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। आई होप कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है ना। ये कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखो कितनी बार कहाँ पूछा गया है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? केंद्र में द्वैध शासन, याद करो इसका कौन सा आंसर होगा। देखो केंद्र में द्वैध शासन कौन सा होगा? अभी मैंने पढ़ाया था ना, केंद्र में द्वैध शासन क्या होगा, अभी दिखाते हैं। देखो भारत में संघात्मक थी 1935, 1919 का ही बताया होगा अभी। ये आप देखो, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पर है वो प्रांतों में द्वैध शासन है ना। और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, राज्य परिषद और केंद्र विधान परिषद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास आंसर देखो, इस बार वो प्रांतों में द्वंद्व शासन था और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, केंद्र में द्वंद्व शासन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्योंकि डिटेल हम लोग बढ़ चुके हैं। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो अभी हमने आपको बताया था, देखो अखिल भारतीय संघ, तो आप देखो संघ मतलब केंद्र, देखो संघ किस में था, देखो
भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? देखो बता दिया ना हमने, 1935 भारत सरकार अधिनियम। तो इस पे ये भी सवाल हल हो जाएगा आपका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 सरकार अधिनियम। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा दोस्त, क्योंकि ठीक है वीडियो लंबा होगा, चिंता मत करना, क्योंकि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो तो लंबा होगा ही, ठीक है ना। हम देखिए क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 2 मिनट में हम बता दें, शॉर्टकट कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको मेहनत करना है, ठीक है ना। ब्रिटिश संसद में पारित स्वतंत्रता अधिनियम, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था, है ना। तो इसको आंसर बाद में, आइए कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये बात पहला सवाल ये बनता है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, ये दूसरा क्वेश्चन। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया, ये तीसरा क्वेश्चन। और इस प्रस्तावित इस विधेयक को 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया, ये चौथा क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे, है ना। और वायसराय का पद खत्म हो जाएगा, ये पांचवा क्वेश्चन। और संविधान बनने तक संविधान सभा विधानमंडल का कार्य करेगी। अब भारत में सम्राट उपाधि की अंत हो गया, मतलब 6 क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको 6 क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन होंगे? श्री राजगोपालाचारी। और भारत में जब भारत आज़ाद हो गया तो जो सम्राटों के सम्राट जो उपाधि थी ना, वो खत्म कर दिया गया, वायसराय का पद खत्म कर दिया गया। और अब फिर से भारत का गवर्नर जनरल का पद सृजन कर दिया गया। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि संविधान हमारा बना नहीं था 1947 में, तो जो संविधान सभा थी वही विधानमंडल का कार्य करेगी, मतलब वही नियम कानून बनाएगी, मतलब। और अगला 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में गया और 18 जुलाई को पारित हो गया। और पारित होने के बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे, ठीक है। सॉरी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास जुलाई 1947। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई 1947, ठीक है ना। ये बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट सवाल है, देख रहे हैं कितनी बार आया सवाल। भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? आप प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको हमने अभी बताया कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। भारत के बिस्मार्क खां, है ना। भारत का शिल्पीकार किसको हम कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहते हैं? ये प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो ये पूछा है भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम नहीं पूछा है, भारतीय गवर्नर जनरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि आप प्लीज़ नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल OK.247 को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसका नेक्स्ट वीडियो मैं कल लाऊंगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।